हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके एसएससी जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था डियर। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप प्रीवियस पार्ट को भी कवर कीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे अपने वो इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जब भी कोडल प्रिज्म स्टूडेंट डिस्कस करता है आईएस 456 2000, तो उसके बहुत सारे कोडल डाटा को क्या कर लेता है, वो रट लेता है। आपको यहाँ पे रटना नहीं है। अगर आप रट रहे हो तो उसके बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा, उसकी डिटेल एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि कोडल को पढ़ना स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आपने जो भी आईएस 456 2000 का कोडल प्रिज्म है, वो चाहे आपके कॉलम का है, चाहे आपका बीम का है, चाहे आपका स्लैब का है, अगर आपने उसको बेसिक डिटेल और कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश की है डियर, तो कहीं ना कहीं जब आप अपने साइट पे काम करने जाओगे एज ए सिविल इंजीनियरिंग, और जब किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके आरसीसी के कोडल प्रिज्म से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर, उन क्वेश्चंस में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे डियर। तो अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर नहीं किया है तो पहले आप उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट्स को कवर कीजिएगा। आज जो हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म की बात करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशंस में हम जो सबसे पहला जो हमारा कोडल प्रिज्म है वो हम बात करेंगे आपके मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम। मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम का मतलब होता है कि जो आपके पास कॉलम होता है उसकी जो आपके एंड रिस्ट्रेंट से लेके एंड रिस्ट्रेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, आपका मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द कॉलम बोल सकते हैं, या आप कह सकता है हाइट ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे मैं आपको 3D डायग्राम्स भी दिखाऊंगा और आपको एज ए सेक्शन व्यू भी दिखाऊंगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहां पे मैंने कॉलम को आपको एज ए 3D में भी बना के दिखाया है। तो देखिएगा जरा, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे नहीं लगता है कि जो आगे जो आपके कोडल प्रिज्म आएंगे उनमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हमने बीम और स्लैब को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने आपके पास दो टाइप के स्पैन बताए थे। एक आपका क्लियर स्पैन होता है तो दूसरा आपके पास इफेक्टिव लेंथ होता है। उसी तरह से जब हम कॉलम में कोडल प्रिज्म की स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास दो लेंथ की स्टडी करनी होती है। पहला रहता है आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम और दूसरा रहता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। उसको भी उसी डिटेल्स में कवर करेंगे जैसे कि हम अपने बीम और स्लैब के अंदर क्लियर स्पैन और इफेक्टिव लेंथ को डिस्कस किया था डियर। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर ये कॉलम है, ठीक है, इसको हमने 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको बुकों में नहीं मिलती है, आपको उसको समझना होता है, प्रैक्टिकली भी समझना होता है और उसको जानना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम है, देख लेते हैं। ये कॉलम की आपके पास लेटरल डायरेक्शंस है। लेटरल डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी कॉलम की, जिस डायरेक्शंस में आपका विड्थ एंड डेप्थ आता है, ठीक है। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है वो आपका कौन सा होता है, आपका हाइट ऑफ द कॉलम होता है, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये सर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके कॉलम का सर हमें लेंथ दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है सर, ये मेरे पास हो गया विड्थ हो गया, और क्या दिखाई दे रहा है सर आपको, ये सर मेरे को डेप्थ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यानी कि अगर हम बात करते हैं आपके कॉलम की, तो कॉलम की जो हमें जो मेजरली डायमेंशन दिखाई देती है वो आपकी लेंथ भी दिखाई देती है, जिसको आप हाइट ऑफ द कॉलम भी बोल सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम सर, लेंथ ऑफ दी कॉलम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपका, जो लेटरल डायरेक्शन में है वो क्या क्या दिखाई दे रहा है सर, आपको इसकी विड्थ दिखाई दे रही है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं सर, बी बोल सकते हैं, और आपको उसका डेप्थ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हो गया मेरे पास डेप्थ। क्लियर है? जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो जो आपका जो लेंथ होता है वो आपका कौन से डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। जो आपका बी और डी होता है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में होता है, आपका लेटरल डायरेक्शन में होता है। तो देखिएगा कि जो हम बात करते हैं किसकी सर, आपके कॉलम की, तो कॉलम की जो डायमेंशंस होती है वो आपके पास मेजरली 3 डायमेंशंस होती है। कॉलम की जो हमारे पास जो डायमेंशंस होती है वो मेजरली 2 डायरेक्शंस में होती है। डायमेंशंस आपके पास कौन कौन सी डायरेक्शन में होती है, एक होती है सर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होती है सर,
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है और दूसरी होती है सर आपके पास लेटरल डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन में होती है, लेटरल डायरेक्शन में होती है। अब जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देता है सर, हाइट ऑफ द कॉलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द कॉलम। लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो आपके पास इसको हमने लिख दिया L, और दूसरा क्या हो गया आपका, विड्थ हो गया, विड्थ हो गया एंड डेप्थ हो गया। विड्थ एंड डेप्थ हो गया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, B एंड D से लिख सकते हैं। क्लियर है। और जो आपका ये लेटरल डायरेक्शन होता है, इसी के लोग हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेटेड आएगा तो आपके पास क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम की, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो कैसे निकलेगा सर, आपका लेटरल डायरेक्शन में निकलेगा B इंटू डी होगा। क्लियर है। और इसी लेटरल डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं सर, लीस्ट लेटरल डायमेंशन भी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि B और D में कोई ना कोई तो लीस्ट वैल्यू होगी, तो उसी को हम लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बोलते हैं। तो ये इस पॉइंट्स को भी हम लिख देते हैं, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कि सर लीस्ट, लीस्ट बोले LL, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशंस क्या होता है आपके पास सर, मिनिमम होता है आपका लेटरल डायरेक्शन का, B का और D का, कि जो भी आपकी ब्रेड्थ और डेप्थ का जो मिनिमम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं सर, लीस्ट लेटरल डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, तो वही हमने देखना है। जो आपके पास इफेक्टिव ये जो लेंथ ऑफ द कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हाइट ऑफ द कॉलम जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आप अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सेक्शन बनाने की कोशिश की है कि मेरे पास ये कॉलम है और इस कॉलम के दोनों एंड कैसे है, मेरे पास फिक्स है। तो इन दोनों एंड जो फिक्स है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम, इसको आप लेटरल बोल सकते हैं, लेटरल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं सर, इसको एंड रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं, एंड रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है सर, आपका फिक्स्ड है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे एंड को सर इसको लेटरल भी बोल सकते हैं, और इसको आप एंड रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं डियर, लेटरल भी बोल सकते हैं और इसको आप एंड रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं। तो जो एंड रिस्ट्रेंट के बीच के जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं। तो अभी मैं अनसपोर्टेड लेंथ की बात करूंगा, यानी कि किसकी, आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ कॉलम। तो एक और नाम मिल गया है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, इसी को बोला जाता है अनसपोर्टेड, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ दी कॉलम बोला जाता है। क्लियर है। तो यहां पे इसको जब हम मेंशन करेंगे तो किससे मेंशन हो जाएगा, आपके पास कैपिटल L, और ये जो कैपिटल L होता है इसी को क्या बोला जाता है, अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ बोला जाता है। ठीक है। तो ये चीजें बेसिक्स है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है IS, जो आपके 456 2000 में जो आपका कोडल प्रोविजन है, उसमें क्या कहा है, उसमें जो बोला गया है, अब वो चीजें हम यहाँ पर दिखने वाले हैं। देखिएगा कि जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा, देखिएगा इफेक्टिव लेंथ जो हमारे पास यहाँ पे होगा वो LE होगा। अब यहाँ पे आपको LE दिखाना है। देखिएगा जब भी हमारे पास आपके पास जो एंड कंडीशन कैसी है सर, वो रिस्ट्रेंड है। रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो एंड किनारा है वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये कॉलम है, कॉलम को मैंने इसके बॉटम से भी फिक्स किया है कंक्रीटिंग से, और इसको टॉप से भी फिक्स किया है इसकी कंक्रीटिंग से। तो क्या जब मैंने इसको कंक्रीट से फिक्स कर दिया है, क्या ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या सर ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, सर नहीं कर सकता है। क्या सर इसमें रोटेशन अलाउड है, सर नहीं है। क्लियर है। तो ये कंडीशन किसकी हुई है, फिक्स की हुई है। तो जब फिक्स की कंडीशन हुई है तो ये बोलता है कि कुछ 1/4 डिस्टेंस तक, 1/4 डिस्टेंस तक वो क्या रहता है सर, वो अपना पोजीशन सेम रहता है, कि जब जैसे इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो 1/4 तक तो आपका कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा।
बट 1/4 के बाद क्या करता है वो अपना इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनाना स्टार्ट करता है। 1/4 तक तो आपके पास उसके अंदर फिक्सिडिटी कायम रहेगी फिक्स की कंडीशन में, और उसके बाद क्या रहेगा आपके पास वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाएगा। और इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व में पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका क्या होगा सर, बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। एक पॉइंट कैसा आएगा जहां पे सर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पीओसी बोलते हैं, और इसी को आप पीओसी बोलते हैं। हालांकि ये आगे आएगा बट यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। अब जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। जो नेक्स्ट कोडल प्रोविजन है वो आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम का ही है। क्लियर है? तो इसी को हम बोलेंगे सर अपना इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। तो इसको आप हाईलाइट करके लिख दे सकते हो यहाँ पे। दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं सर, उसको बोल सकते हैं हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, यानी कि कैपिटल LE बोल सकते हैं। तो अगर मैं LE की बात करता हूं कोडल के हिसाब से तो क्या होता है, K × L होता है। LE क्या है आपके पास, वेयर। देखिएगा यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे। वेयर LE क्या है आपके पास, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं सर किसकी, अपने K की बात करता हूं, तो K क्या होता है आपके पास, तो K होता है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, क्या होता है भाई, इफेक्टिव लेंथ रेशो होता है। ये क्या होता है सर हमारे पास, इफेक्टिव लेंथ रेशो होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं L की, तो L क्या होता है आपके पास, अभी बताया मैंने, मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द कॉलम कहो, या आप इसको अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम बोल सकते हैं। क्लियर है? ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो अगर मैं यहां से K निकालना चाहूं, K बोले तो इफेक्टिव लेंथ रेशो, तो K क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, तो यहां पे लिख देते हैं इट इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव लेंथ फैक्टर, नोन एज इफेक्टिव लेंथ फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे यहां पे पूछेगा कि सर इफेक्टिव लेंथ रेशियो क्या होता है, तो इफेक्टिव लेंथ टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ रेशियो। अगर आपसे पूछे कि सर इफेक्टिव लेंथ फैक्टर क्या होता है, तो ये आपका सेम होता है। क्लियर है? तो यहां से आपको इतनी जितनी डिटेल्स मैंने बताई है, यही डिटेल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि वैसे तो आगे लिखना चाहिए बट यहीं पे लिख देता हूं मैं, की पॉइंट क्या रहने वाले हैं, की पॉइंट जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, कि जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम्स होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बोले तो आपका LE, वो किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है आपका अनसपोर्टेड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा आपका बाउंड्री कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। बाउंड्री कंडीशन बोले तो आपका एंड कंडीशन बोले तो आपका लेटरल भी बोल सकते हैं। किस किस पे डिपेंड करता है सर, वो आपका अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करता है, जिसको मैं L बोलता हूं, और दूसरा आपका बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस किस पे डिपेंड करता है आपका पास,
इफेक्टिव लेंथ वो डिपेंड करता है सर मेरे पास अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करता है और बाउंड्री कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। बाउंड्री कंडीशन मींस उसकी कि जो आपका कॉलम है उसकी एंड कंडीशंस कैसी है। एंड कंडीशन सर उसकी फिक्स है कि सर हिंज है कि रोलर है, किस तरह का सपोर्ट वहां पर आपका लगाया गया है। क्लियर है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो जितना भी इस पेजेस पे मैंने लिखा है ये आपके सारा का सारा आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? अब बात करते हैं आपकी उस कोडल डाटा की जो स्टूडेंट अक्सर याद करते हैं। हालांकि ये जो चीजें है वो चीजें नहीं पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि यार चीजें काम की नहीं है। यही चीजें आपकी काम की है जो औरों से आपको डिफरेंट करवाती है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई है तो मैं आपको गारंटी देता हूं यार कि सिविल इंजीनियरिंग जितना इजी सब्जेक्ट आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो डेली लाइफ में आपको लर्न कर सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं, आप इसको और मजा आएगा आपको। यहाँ पे रटने के लिए इतनी सारी चीजें नहीं है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट को एक साइड रख लेता हूँ तो काफी मजा आता है इनको पढ़ने में। बहुत सारे स्टूडेंट के ये वीक भी रह जाते हैं, बट अगर आप चाहो तो इनको एक या दो बार जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप इनको पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेंगे और आपको मजा भी आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा यहाँ पर जो मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द कॉलम, या इसको बोल सकते हैं हम स्लेंडरनेस रेशो लिमिट भी बोल सकते हैं। कई बुकों में इसको मेंशन किया है स्लेंडरनेस लिमिट्स, ठीक है, बट हमने इसको मेंशन किया है आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ द कॉलम, या फिर बोल सकते हैं इसको हम और अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम। और बोल सकते हैं स्लेंडरनेस रेशो लिमिट, तो ये भी लिख सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्लेंडरनेस रेशो लिमिटेड। तो यहां पे लिख देते हैं स्लेंडरनेस रेशो लिमिट, कि जो आपका स्लेंडरनेस रेशो लिमिट है उसको हमने यहाँ पर दो पार्ट्स पे डिवाइड किया है। पहली जो कंडीशंस बनेगी वो बनेगी लेटरली रिस्ट्रेन्ड एट द एंड, कि जो आपके एंड है कॉलम के वो कैसे है सर, रिस्ट्रेन्ड है। रिस्ट्रेन्ड का मतलब सर वो फिक्स है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि द वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेन्ड, कॉलम का एक ही एंड आपका क्या है, अनरिस्ट्रेन्ड है। और दूसरा एंड कैसा हो सकता है सर, फ्री हो सकता है, हिंज हो सकता है, रोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखिएगा, मान लेते मेरे पास ये कॉलम है और इस कॉलम को मैं क्या कर देता हूं, इसके टॉप में अगर मैंने बॉटम कर दी, इसके बॉटम पे क्या कर दी, सॉरी मैंने कंक्रीटिंग कर दी है, और इसके टॉप में भी मैंने क्या कर दी है, कंक्रीटिंग कर दी है। तो ये एंड कैसे हो गए, इसके फिक्स हो गए, और इन्हीं फिक्स एंड को क्या बोलते हैं हम, एंड रिस्ट्रेन्ड कंडीशन बोलते हैं, यानी कि रिस्ट्रेन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा डाउट रहता है वो रहता है कि सर रिस्ट्रेन्ड का मीनिंग क्या होता है और अनरिस्ट्रेन्ड का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा हम क्या लिखने वाले हैं, पहले रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ट्स। रिस्ट्रेन्ड मीन्स होता है आपके पास बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम, या बोथ एंड ना लिखो आप, एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स, ठीक है, बोथ मत लिखो आप, मीन्स होता है कि एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड है, कि जो आपका एंड ऑफ द कॉलम है वो आपका फिक्स है। अब आपका फिक्स क्या हो सकता है, आपके दोनों एंड है, तो रिस्ट्रेन्ड का मतलब है बोथ एंड, तो ब्रैकेट में लिख दो आप बोथ एंड्स। क्लियर है? दूसरा आता है यहां पर आपका अनरिस्ट्रेन्ड। अनरिस्ट्रेन्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी समझिएगा। अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड मीन्स, अनरिस्ट्रेन्ड मीन्स का मतलब क्या होता है कि वन एंड, द एंड ऑफ द कॉलम इज नॉट फिक्स, आप ये लिख दीजिएगा, एंड ends of the column is not fixed,
जैसे आपने बीम और स्लैब के अंदर पढ़ा था, स्लैब के अंदर पढ़ा था, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो उसके आपके जो कॉर्नर्स थे वो क्या थे, लिफ्ट नहीं हो पा रहे थे। और कॉर्नर कब लिफ्ट नहीं होंगे, जब वो क्या होंगे सर, फिक्स होंगे। अगर वो फिक्स नहीं होंगे तो कॉर्नर क्या करेंगे, आपके कुछ ऐसे लिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा था अनरिस्ट्रेंट। अनरिस्ट्रेंट में क्या था सर, आपके कॉलम क्या थे, आपके उभरे हुए थे। उभरे हुए थे मतलब वो आपके एंड पे उस पे सपोर्ट नहीं था, यानी कि कॉर्नर पे क्या था, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं था, तो आपका हुआ एंड रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे रिस्ट्रेंट का मतलब हुआ कि जो कॉलम इज फिक्स है, कि जो एंड ऑफ द कॉलम है वो आपका फिक्स है, वो बोथ एंड है, क्लियर है। अनरिस्ट्रेंट का मतलब है कि एंड ऑफ द कॉलम इज नॉट फिक्स, कि एक एंड है कॉलम का वो तो फिक्स है और दूसरा एंड मान सकते हैं वो आपका फ्री हो सकता है। देखिएगा अब यहाँ पे हम इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले कॉलम की ही बात कर लेते हैं। तो कॉलम में कौन सा केस आता है सर, कॉलम में आता है, जैसे मान लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया ये आपका कॉलम है और ये कॉलम के दोनों एंड कैसे है सर, आपके पास फिक्स्ड है। तो यहाँ पे ये देखिएगा कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड है, कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होगा वो क्या होगा, आपके इन एंड रिस्ट्रेंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, आपका इफेक्टिव अनसपोर्टेड लेंथ बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, एल, एल बोले तो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम बोलेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है आपके पास, वो दिखेगा, तो ये दिखेगा आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन अनसपोर्टेड length between and restraint should not be more than 60 times of least lateral dimension। क्या आता है कि जो आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होता है इन बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट, ये क्या है आपके पास एंड रिस्ट्रेंट। जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या है एंड रिस्ट्रेंट, एंड आर का मतलब एंड रिस्ट्रेंट, यहां पे पूरा लिख देता हूं, एंड रिस्ट्रेंट, ठीक है। एंड रिस्ट्रेंट्स बोलो या फिर लेटरल बोलो, जहां पर आपने देखा होगा। और उसने बोला लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी होती है, जो आपकी लेटरल डायरेक्शन में होती है। लेटरल डायरेक्शन में आपका क्या रहता है सर, बी और डी रहता है। तो लीस्ट लेटरल क्या हुआ, जो इसका मिनिमम होगा, क्लियर है। तो इसका जो मिनिमम आपके पास हो सकता है लीस्ट लेटरल का, वो सर हमारे पास बी भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि बी ही होगा, वो डी भी हो सकता है। स्टूडेंट रटते हैं बी लगाते हैं, जरूरी नहीं है, क्लियर है। ये कंडीशन हो गई है। अब बारी आती है अनरिस्ट्रेंट। अनरिस्ट्रेंट मतलब एक एंड उसका क्या है, अनरिस्ट्रेंट है, मतलब एक एंड उसका फिक्स नहीं है। जब एक एंड उसका फिक्स नहीं है तो उस कंडीशन में देखिएगा देख लेते हैं, यहां पर दो तीन डायग्राम बना के देख लेते हैं हम कि एक एंड सर इसका फिक्स है, ये एंड इसका हिंज है, सॉरी हाँ, एक एंड इसका हिंज हो गया, दूसरा एंड भी इसका हिंज हो गया, इसका वन एंड आपका हिंज हो गया और दूसरा एंड आपका रोलर हो गया। दूसरा एंड क्या हो गया आपका, रोलर हो गया। ये मैं रोलर बना देता हूं। दूसरा एंड कैसा हो गया सर, इसका रोलर हो गया। ये आपका हिंज हो गया, ठीक है। एक एंड फिक्स ले लेते हैं, दूसरा एंड में क्या ले लेता हूं, इसका हिंज ले लेता हूं। फ्री भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला, एन अनरिस्ट्रेंट का मतलब कि एंड ऑफ द कॉलम इज नॉट फिक्स, कि जो आपके कॉलम का एंड है वो फिक्स नहीं है। एक एंड तो फिक्स है बट दूसरा एंड क्या है सर, इसका उसमें हिंज लगा है। हिंज मतलब आप समझते हैं, जो आपका दरवाजा होता है, दरवाजे में क्या लगा होता है, हिंज लगा होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज फिक्स है, जैसे आपकी वॉल होगी, तो वॉल क्या रहती है सर, फिक्स रहती है। तो ना तो आप उसको आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में धकेल सकते हो, ना इसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और ना ही उसको आप रोटेट कर सकते हो। क्लियर है, तो हो गया आपका फिक्स। अब यहाँ पे हिंज है, इधर भी हिंज है,
क्लियर है, इधर आपका हिंज है, उधर आपका रोलर है। तो ये जो कंडीशन है किसकी है आपके पास, अनरिस्ट्रेन्ड कंडीशंस है। क्लियर है, तो इस कंडीशन में जो हमारा अनसपोर्टेड लेंथ होगा बिटवीन द अनरिस्ट्रेन्ड, तो यहां पे लिखिए अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम is unrestrained unsupported length of the column is unrestrained should not be more than 100 times b square by d। अब देखिएगा b और d क्या है हमारे पास, लेटरल डायरेक्शन में जो डायमेंशंस है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है b और d, तो इसी से कंसेप्ट बने हैं आपके पास। तो अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम इज अनरिस्ट्रेन्ड, तो क्या होगा आपका, शुड नॉट बी मोर देन 100 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। बी क्या है आपके पास, विड्थ है, जबकि डी क्या हमारे पास डेप्थ है। तो यहाँ पर मैंने इतने सारा डाटा आपको बताया कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और कभी जो भी चीजें हम आगे इससे पढ़ेंगे आपके अनसपोर्टेड लेंथ से रिलेटेड और इफेक्टिव लेंथ से रिलेटेड, तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा डियर। क्लियर है, तो देखिएगा ये वाला जो मैंने आपको पहले जो ये बताया, बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर लेते हैं। आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये जो आपका है ये कोडल फ्रीजन ने दिया है, तो हमने इसको कोडल फ्रीजन के हिसाब से कवर भी कर लिया है। बेसिक पॉइंट थे उनको भी अच्छे से कवर कर लिया है। क्लियर है, अब ये तो सर हमने बात की अभी अनसपोर्टेड लेंथ की। अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। जिस तरह से हमने बीम और स्लैब के अंदर इफेक्टिव लेंथ और क्लियर स्पैन को डिस्कस किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपनी अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिस्कस करते हैं। क्लियर है, ये बात आप सभी जानते हैं। वैसे तो आप ये चीज जान ही गए होंगे कि सर जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है, जिसको हमने LE से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या होता है सर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, या हम कह सकते हैं और भी बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो मोमेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्लियर है, ये सारी डिटेल्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम्स के बारे में। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम्स के बारे में मैं चाहूं तो डायग्राम भी बना सकता हूं, बट डायग्राम हमने इसका प्रीवियस में देख लिया है। तो देखिएगा, या आप बना सकते हैं बट मैं नहीं बना रहा हूं। देखिए मेरा डायग्राम यहीं पे था, पीछे ये चीज था आपका, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये शो नहीं किया है, इसको आप शो करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपके पास पूरी अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगी, तो यह आपके पास क्या रह जाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगी, जिसको हम L लिखते हैं। और जो आपका यहाँ से फिक्स है तो आपका फिक्सिडिटी, और ये भी अभी अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगी आपके पास, दिस इज द L हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगी आपके पास, L हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने अभी अनसपोर्टेड लेंथ की बात की है, तो मैं अनसपोर्टेड लेंथ ही आपको मेंशन करके दिखाया है। क्लियर है, बट अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा। हालांकि वैसे तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है आपके पास, बट ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा बेटर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे भी लिख देना, तो यहाँ पे लिख देना हमने द डिस्टेंस बिटवीन द distance between the point of contraflexure, कॉन्ट्राफ्लेक्सर इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को सर हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। और क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन the zero moment, the distance between the zero moment। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी कॉलम बोला जाता है। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, दिस इज, और बाकी तो आपको पता ही है कि जो सर हमारे पास L इफेक्टिव होता है, वो चीज आप सभी जानते हैं। कैसे आप फाइंड आउट करते हैं सर, L इफेक्टिव इज इक्वल टू K इंटू L होता है। क्लियर है, ये चीजें मैंने आपको बताई है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो देखिएगा
पहले मैं आपको प्रीवियस डाटा से कवर करवा कर जाऊंगा आपके पास। मान लेते हैं आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एक, और दूसरा आपके पास फिक्स्ड बीम है, ठीक है। तो यहां पर आपका हिंज लगा है और यहां पर आपका रोलर लगा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस कंडीशन की, तो सर यहां पर एक एंड फिक्स है तो दूसरा एंड भी क्या है सर, इसका फिक्स है। क्लियर है, इस कंसेप्ट को समझिएगा। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी ये वाली लेंथ की, तो ये वाली लेंथ कौन सी हुई सर, इसकी अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम हुआ, जिसको एल बोलेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसकी लेंथ पर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी सर, इसकी अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ दी कॉलम हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑफ दी कॉलम हो जाएगी। अगर मैं इसका क्या बनाना चाहूँ सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा आप ये भी देखिएगा, ठीक है। तो इसका जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ रहा है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आ रहा है, यानी कि मींस कि बेंडिंग मोमेंट इस कंडीशंस में क्या आ रहा है सर, जीरो आ रहा है। क्लियर है, आप लिख सकते हैं। तो इसी पॉइंट्स को जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो आ रहा है, उस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोल सकते हैं, पीओसी बोल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस बोल सकते हैं, पीओआई भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका पीओआई भी बोल सकता हूँ। क्लियर है। तो इस कंडीशन में जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ के इक्वल होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हमारे पास ये तो हो जाएगा एल। तो अगर मैं इसकी क्या निकालना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, L इज इक्वल टू, वो आपके पास L इफेक्टिव के इक्वल हो जाएगा। या आप ये लिख सकते हैं, या आप ये लिख जाए कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होगा वो आपकी इसके इक्वल हो जाएगा सर, अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं कि जब दोनों एंड फिक्स है, जब दोनों एंड फिक्स है तो इसका कैसे बनेगा सर, तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। तो इसका कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। जहाँ पे अपना साइन चेंज करने की कोशिश की, मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं सर, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है आपका, जीरो है, उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी बोल सकते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी बोल सकते हैं। उसी तरह से जिस पॉइंट पे क्या आएगा आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा उसी पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी बोल सकते हैं और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है, कुछ यही है। तो इसके बीच के डिस्टेंस को, पूरा लेंथ तो क्या हुआ, ये आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ हुआ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके एंड क्या हो फिक्स है तो 1/4 तक, यानी कि आपका 0.25 तक क्या रहती है, फिक्सिडिटी कायम रहती है। यानी कि इतने पॉइंट तक, यानी कि 1/4 तक क्या रहती है आपकी फिक्सिडिटी कायम रहती है। और 1/4 के बाद ही आपका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व होता है वो अपना साइन क्या करता है, चेंज करता है, कुछ इस तरह के कर्व बनाता है। और जो ये आपके पास लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, एल इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से कवर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका, एल इफेक्टिव बोला जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी तभी आपका क्वेश्चंस यहाँ पे सही होगा डियर। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में आपने जाना कि जब हमारे पास क्या हो सर, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरा आपके पास फिक्स्ड बीम। क्लियर है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी डियर। क्लियर है। अब कुछ यहाँ पे कोडल प्रोविजन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। बट इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि जब आपका दोनों कॉलम के एंड क्या हो, फिक्स हो या बीम के फिक्स हो, तो उस कंडीशंस में जो हमारा एल इफेक्टिव होगा वो एल इफेक्टिव क्या होगा आपका,
ये एल इफेक्टिव है, ये एल है, तो एल इफेक्टिव आपका लेस देन होगा आपका अनसपोर्टेड लेंथ में। तो ये पॉइंट्स नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि इस कंडीशंस में क्या हुआ सर आपके पास कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम है, जिसको मैंने एल ई लिखा या एल इफेक्टिव बोल सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ के। और जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो आपकी एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, और आपके अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसको यहाँ पे भी एक नोट पॉइंट्स डाल के लिखिएगा। की पॉइंट क्या है इसका सर, की पॉइंट कि जो आपका अनसपोर्टेड लेंथ है एल ई है, वो किस किस पे डिपेंड करता है, अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करता है, और आपका बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे सर, बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जो आपका बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या हो सकती है सर आपकी, यानी कि एंड कंडीशंस की एंड कंडीशन कैसी है कि वो फिक्स है, हिंज है या कैसा है। एंड कंडीशन मतलब किस डायरेक्शन में, मतलब आपके लेटरल डायरेक्शंस में। क्लियर है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन। बट इसके जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है वो हमें उसके एंड कंडीशन देखनी है, यानी कि मैंने जो आपको यहाँ पे बताया कि उसकी एंड कंडीशन कैसी है, और एंड कंडीशन मतलब उसकी सपोर्टिंग कंडीशन कैसी है। अब सपोर्ट आपका फिक्स भी हो सकता है, हिंज भी हो सकता है, आपका फ्री भी हो सकता है। ज्यादातर आपको तीन ही सपोर्ट आपको कॉलम के अंदर देखने हैं, ठीक है, जब डिजाइन ऑफ कॉलम करेंगे। तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स में हम जो सबसे पहले बात करेंगे अपने, वो हिंज सपोर्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, हम अपने हिंज सपोर्ट की बात करेंगे। जब भी हम आरसीसी कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी बाउंड्री कंडीशन और जो एंड कंडीशन होगी वो मेनली तीन होने वाली है आपकी। सबसे पहले हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में अगर हम बात देखते हैं यहाँ पे डायग्राम, तो मान लेते हैं मेरे पास ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ से दिस इज द हिंज सपोर्ट, ये कोई मेरे पास इस तरह से है, ठीक है। अब हिंज का एग्जांपल होता है, जैसे आपके घरों में दरवाजा होता है, तो दरवाजे से जो हिंज से क्या होता है कि वो अपनी डायरेक्शन से क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ना तो उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और ना ही उसके वाई डायरेक्शन में। वो क्या कर सकता है, बस सिर्फ वो रोटेशन अलाउड कर सकता है। तो ये इसका मतलब है डिफ्लेक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट रोटेशन यहाँ पे क्या है, अलाउड है। तो हिंज की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है वो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है सर, रोटेशन अलाउड है, तो रोटेशन हो जाएगा आपके पास दैट इज थीटा। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं सर डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और इसी डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हैं सर, आप डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, आप अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हिंज की कंडीशंस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन अलाउड है सर, नहीं है, क्योंकि वो क्या रहता है, उसको रोक के रखता है, रिस्ट्रेन करके रखता है, तो उसको मैं वहां पे क्रॉस लगाऊंगा। दूसरी जो कंडीशन है कि क्या सर यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, बिल्कुल है, क्योंकि वो हिंज क्या कर सकता है, आपके दरवाजे को रोटेट करके रख सकता है। तो रोटेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, रोटेशन इज अलाउड, ठीक है। और जब रोटेशन अलाउड है तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, अपने सॉम के अंदर पढ़ते हैं। बट जब हम आरसीसी के अंदर स्टडी करते हैं तो आरसीसी के अंदर यहाँ पर क्या है कि ना तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो इसी को हम और क्या बोल सकते हैं आरसीसी के केस में, तो इसी को हम बोल सकते हैं, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, और बोल सकते हैं ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, और इसको पोजीशन बोल सकते हैं, हेल्ड इन पोजीशन बोल सकते हैं आपको, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गया है। और रोटेशन को क्या बोल सकते हैं आप, रोटेशन को बोल सकते हैं रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, कि यहाँ पे रोटेशन अलाउड है, तो वहां पे रोटेशन क्या हो रही है, अलाउड हो रही है, तो रिस्ट्रेन का मतलब है कि उसको रोक के रखा है, बट यहाँ तो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोटेशन इज अलाउड है, क्या लिख देंगे, और नॉट restrained against rotation, ठीक है, कि वहां पे रोटेशन को आप रोक नहीं पा रहे हैं, और जब रोटेशन को रोक नहीं पा रहे हैं तो वहां पे थीटा आपका कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका मतलब ये होगा, जो यहाँ पे मैंने ये रेड पेन से लिखा है ना, ये आपका आरसीसी के अंदर कवर किया जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास, तो यहाँ पे ये कंडीशंस होगी है। दूसरा आता है आपके पास जो सपोर्ट होता है आपका फिक्स्ड सपोर्ट होता है।
तो फिक्स सपोर्ट। तो देखिएगा सेकंड सपोर्ट देखेंगे हम अपना फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में क्या ऐसा होता है आपके पास, देखिएगा कि इसका फिक्स है ये। अब जब ये फिक्स्ड है तो यहाँ पे कुछ 1/4 डिस्टेंस तक इसकी फिक्सिडिटी कायम रहती है, उसके बाद इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व कुछ इस तरह से बनता है। दोनों तरफ से बना के दिखा दूं, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे भी 1/4, तो अब ये कुछ इस तरह से इलास्टिक डिफॉर्मेशन इसका कर्व बनता है। तो देखिएगा क्या सर जब आपका फिक्स है, मान लेते हैं जब आपकी एक वॉल है, क्या सर वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट अलाउड है? क्या वो डिस्प्लेस कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन बोलो आप, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या सर वहां पे रोटेशन अलाउड है? क्या वो रोटेट कर सकता है? सर नहीं, रोटेशन भी अलाउड नहीं है। तो रोटेशन मतलब थीटा, थीटा भी अलाउड नहीं, तो थीटा मींस रोटेशन, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो अब हम इसको आरसीसी के अंदर कैसे कहेंगे, ये तो आपने आरसी जो रेड वाले मार्क से लिखा है मैंने आरसीसी के अंदर है। जब आपका फिक्स वाली कंडीशन होगी तो उस समय हम क्या बोलेंगे इसको, तब बोलेंगे कि इट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन, कि इसको रोक के रखा है कि ये क्या ना करे, किसी भी प्रकार का उसके अंदर ट्रांसलेशन ना हो, डिफ्लेक्शन ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस वाली कंडीशन को, इट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट आप क्या लिख सकते हैं, आप डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, आप ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन भी लिख सकते हैं। रिस्ट्रेन का मतलब कि उसको रोक के रखा है कि ना तो भाई उसके अंदर किसी भी प्रकार का पोजीशन में चेंज ना हो, ठीक है। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन का मतलब भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आरसीसी के अंदर कि इट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। क्लियर है? क्यों क्या है, इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, कि उसको रोटेशन होने से भी वो रोक रहा है कि वो रोटेशन ना हो। तो जो रेड पेन है ये आरसीसी की लैंग्वेज है, और जो आपको यहाँ पे ये लिखा है ये आपके पास सोम की लैंग्वेज है। तीसरा आता है आपके पास फ्री वाला, कि एक एंड आपका क्या है सर, फिक्स है, और दूसरा आपका फ्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर फ्री। तो आपको देखिएगा इस कंडीशन कैसे बनेगी कि एक एंड सर फिक्स है तो दूसरा आपके पास फ्री है। ये तो आपको फिक्स की कंडीशन बनी, तो फ्री में क्या होगा, फ्री में होगा कि आपके पास ना तो वहां पे हम उसको डिस्प्लेसमेंट से रोक सकते हैं, ये जो आपका फ्री एंड है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, डिफ्लेक्शन भी आएगा, और कुछ ना कुछ वहां पे थीटा भी आएगा। तो इसका मतलब इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, इट इज नॉट restrained against translation and position, translation and position, कि उसको आप रोक नहीं सकते उसके किसके, ट्रांसलेशन से और पोजीशन, एंड मत लिखो, और पोजीशन, ट्रांसलेशन और पोजीशन, और आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी, और थीटा भी क्या है, इसको भी आप रोक नहीं सकते, ये भी यहाँ पे अलाउड है। जो अलाउड है उसको मैं राइट लगा रहा हूँ, जो अलाउड नहीं है उसको मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। क्लियर है? तो ये सारी कंडीशन है जो आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी।
पहली कंडीशन की जब हिंज सपोर्ट हो, तो जब हिंज सपोर्ट हो तो सर आपका हिंज पे सिर्फ क्या हो सकता है, रोटेशन आ सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकता। उसी डिस्प्लेसमेंट को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, उसी को हम आपका पोजीशन बोलते हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके दूसरे की कि सर आपका दोनों एंड फिक्स हो, तो फिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है कि सर वहां पे जब फिक्स है तो वहां पे किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं। जैसे ये बोर्ड है, फिक्स है, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ना वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का रोटेशन अलाउड हो सकता है। तो वही हमने लिखा है कि सर इट रिस्ट्रेन अगेंस्ट डिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और पोजीशन। रिस्ट्रेन मतलब रोक के रखता है उसको फिक्स पोजीशन पे। अगर मैं रोटेशन की बात करता हूं तो रोटेशन भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो फिक्स कंडीशन रहती है वो क्या रखता है, उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। और जब बात करते हैं कि एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री हो, तो फ्री में क्या कंडीशन बनेगी कि फ्री में क्या होगा सर, आपका डिफ्लेक्शन भी आएगा। उसी डिफ्लेक्शन को आरसीसी के अंदर क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है, और आपका पोजीशन बोला जाता है। क्लियर है कि वो वहां पे रिस्ट्रेन नहीं है। रिस्ट्रेन मतलब उसको रोका नहीं जा सकता है, वो होगा ही होगा। क्लियर है, बट रोटेशन भी वहां पे आएगा। रोटेशन मतलब कि इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, कि हम उसके रोटेशन को भी रोक नहीं सकते। क्लियर है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा डियर। क्लियर है, अब यहाँ पे कुछ आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के कुछ कोडल प्रोविजन है जिसको आपने डिस्कस करना है। देखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आपके इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 कंडीशंस दी गई है मेरे पास, 1 2 3 4। तो पहले देखिएगा इसका एंड कैसा है सर, इसका फिक्स एंड है, तो इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको किससे कर रहा हूं, इसको सर मैं फिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक एंड फिक्स है इसका सर, एक एंड फिक्स है, और दूसरा एंड कैसा है सर, इसका हिंज है। ठीक है, इसका सर एक एंड क्या है आपका, हिंज है, और ये भी सर हिंज है। इसका एक एंड सर फिक्स है और एक एंड सर इसका फ्री है। फ्री को मैं लिख देता हूं एफ आर। क्लियर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर बोथ एंड फिक्स। पहली कंडीशंस क्या बनेगी आपके पास सर, बोथ एंड फिक्स की बनेगी। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये पढ़ते आ रहे हैं। बोथ एंड फिक्स बन रही है, और दूसरी क्या बन रही है, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। तो वन एंड क्या है इसका सर, फिक्स्ड है, वन एंड इसका फिक्स्ड है, और अदर क्या है इसका, हिंज है। अदर क्या है सर, इसका हिंज है। और दूसरे में बोथ एंड कैसे है सर आपके पास, बोथ एंड आपके पास बोथ एंड्स हिंज है। क्लियर है, उसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या है कि सर वन एंड तो इसका फिक्स है, वन एंड तो सर इसका क्या है, फिक्स्ड है, एंड अदर क्या है आपके पास, एंड अदर इसका फ्री है। अदर एंड कैसा है सर, इसका फ्री है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी हमने आपको बताया था कि अगर हम इसकी इफेक्टिव अनसपोर्टेड लेंथ की बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये क्या बनेगी इसकी टोटल लेंथ, ये तो बनेगी सर इसकी एल। एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, सॉरी अनसपोर्टेड लेंथ। तो अनसपोर्टेड लेंथ तो सबकी क्या रहने वाली है सर, ये आपके पास सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं अनसपोर्टेड लेंथ को तो ये मार्क कर रहा हूँ, दैट इज एल हो गया है, और ये भी आपके पास हो जाएगी, दैट इज एल हो जाएगी। ठीक है, एल हो जाएगी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो आपके पास दोनों एंड फिक्स है तो कुछ डिस्टेंस तक आपकी फिक्सिडिटी रहती है, बट 1/4 तक, यानी कि 1/4 डिस्टेंस तक आपकी फिक्सिडिटी रहती है, यानी कि जो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व रहता है वो आपका एजीटी रहता है, बट उसके बाद ही आपका जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व है वो आपका थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं, जहां पे क्या होता है सर, आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं सर, आपकी इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। तो ये आपके पास एल इफेक्टिव, एल ई हो गया है। क्लियर है, उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि जहां पे एंड फिक्स है तो 1/4 तक तो उसका पार्ट क्या रहता है, एजिटेड रहता है, फिक्सिटी रहती है, बट जैसे ही 1/4 डिस्टेंस के बाद क्या होता है, इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कुछ ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। बट हिंज वाली कंडीशंस पे क्या होगा, जैसे ही हिंज, जिस डायरेक्शन जहां पे हिंज लगा होगा वहीं से ही आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं सर अपना, दैट इज एल इफेक्टिव बोलते हैं। अब दोनों एंड हिंज है, तो हिंज की कंडीशंस में जो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा।
ऐसे बनेगा। तो इसी को आप क्या बोलोगे सर, आपका इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे। क्लियर है। बट जब हम बात करते हैं सर वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री की, तो इस कंडीशंस में क्या रहता है सर आपके पास, तो इस कंडीशंस में कुछ आपका फिक्स है, तो इसकी 1/4 के बाद कुछ आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व कुछ इस तरह से रहेगा। हालांकि आपने ये चीजें समझी भी होगी इस तरह से। और ये क्या हो जाएगी इसकी सर, ये हो जाएगी इसकी इफेक्टिव लेंथ LE। ठीक है, क्लियर हुआ आपके पास ये कंडीशन, बिल्कुल सही। तो इसकी दो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो हमारे सॉम के अंदर हम स्टडी करते हैं, रिकमेंडेड वैल्यू जो आपके पास IS 456 से रिकमेंडेड है, 456 से रिकमेंडेड है, यानी कि RCC की वैल्यू है 456 2000 से रिकमेंडेड है। ठीक है, जो आपके किसके अंदर आती है सर, RCC के अंदर आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले केस में कि सर बोथ एंड आपके फिक्स्ड हो, जब हमारे पास बोथ एंड फिक्स हो तो उस कंडीशन में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, L इफेक्टिव होगा आपके पास L/2। तो इसकी क्या हो जाएगी सर आपके पास, ये हो जाएगी L/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, ये L/2 हो जाएगी। L/2 बोले तो ये हो जाएगी 0.5 L हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम इसकी कोड में देखते हैं IS 456, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी सर, 0.65 L हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी कंडीशन आती है कि सर एक एंड तो फिक्स है पर दूसरा एंड आपके पास हिंज है, तो यहाँ पे L इफेक्टिव क्या रह जाता है आपके पास, L इफेक्टिव हो जाता है आपके पास L/√2 हो जाता है, जो आपके पास 0.707 L के समथिंग आ जाता है आपके पास। कुछ यही आ जाता है, बिल्कुल सही आ जाता है। तीसरी रहती है आपके पास कि बोथ हैंड आपके पास कैसे हो सर, हिंज हो। जब बोथ हैंड आपके पास हिंज हो तो उस केस में जो हमारा L इफेक्टिव रहता है वो क्या रहता है आपके पास, L इफेक्टिव किसके केस में रहता है, वो L के इक्वल रहता है आपके पास। किसके इक्वल रहता है आपके पास L इफेक्टिव, L के। थोड़ा सा आपको यहां पर तक इसकी मेंटेन रखनी है। ठीक है, L इफेक्टिव आपको किसके इक्वल लेना है, अनसपोर्टेड लेंथ के इक्वल लेना है। क्लियर है। तीसरी कंडीशन आती है कि जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड आपके पास फ्री हो, तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपके पास, L इफेक्टिव हो जाता है आपके पास ट्वाइस ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ हो जाता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कोड ने कही है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर है। बट आरसीसी के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि दोनों एंड फिक्स हो तो ये वैल्यू 0.65 L हो जाएगी, और जबकि वन एंड फिक्स हो और अदर एंड फ्री हो तो ये क्या हो जाएगी आपके पास 0.70 था तो यहाँ पर 0.80 L हो जाएगा। किस केस में, आपके IS 456 2000 में। क्लियर है। बट जब दोनों एंड कैसे हो आपके, हिंज हो, तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा, आपकी कंडीशन सेम रहेगी, तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका L रह जाएगा। क्लियर है। और इस कंडीशंस में भी जो हमारा L इफेक्टिव आपके पास क्या रह जाएगा, 2L ले जाएगा। आप L इफेक्टिव LE भी लिख सकते हो, L इफेक्टिव भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे L इफेक्टिव लिख देता हूँ, LFF भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, L इफेक्टिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपके पास, ये देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर ये तो चीजें सर आपने समझी है, बट आरसीसी के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये चीजें आपको सीखना है। क्लियर है, ये बात की बात है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है वो देखिएगा आपका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट्स में जो आपने सबसे पहला पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना कि जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मतलब फिक्सिडिटी मतलब जैसे जैसे फिक्सिडिटी बढ़ती है आपकी, वैसे वैसे आपकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो आपकी इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे सर हमारी फिक्सिडिटी डिक्रीज होती है तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है सर, बढ़ती है। देखा होगा आपने, जैसे ये दोनों एंड से फिक्स था तो आपकी
क्या थी इफेक्टिव लेंथ सर? 0.5 एल थी या 0.65 एल था। तो जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी क्या हो रही है, घट रही है, यहाँ पे एक ही एंड से फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है। तो इसका अपोजिट भी आप लिख लीजिएगा कि जैसे जैसे सर क्या होगा, आपके फिक्सिडिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या हो गई सर मेरी, वो आपके पास डिक्रीज होगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी उधर से आ रहे हो, जैसे जैसे फिक्सिडिटी बढ़ रही है तो आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप यहां से जाओगे तो जैसे जैसे आपकी फिक्सिडिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ये तो आपने सॉल्व के अंदर स्टडी किया है, आप इसी को भी कवर कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो आरसीसी के अंदर देखना होगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट पीछे बताया है, ये कंसेप्ट आपके लिए काफी हेल्प रहने वाला है, क्योंकि जो आपके आरसीसी के अंदर जो पूछा जाएगा ना, वो आपको यहां से पूछा जाएगा। हालांकि यहां से नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपका एक सिंपल बेसिक रूल थे जो आपको लर्न करवाया मैंने। आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज देखना है कि फिक्स्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, हिंज की क्या प्रॉपर्टीज है। क्लियर है?